हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये जो वीडियो है वो बायोलॉजी सेगमेंट का थर्ड वीडियो होगा, यानी तीसरा पार्ट है। और आज इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा और इसके बाद इन तीनों को एक मास्टर वीडियो के रूप में ऐड करके कंप्लीट अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज ये तीसरा वीडियो होने वाला है। पहला का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तीसरा दोनों को पहले देख लीजिए, उसके बाद तीसरा में आइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन तीनों का कंपाइलेशन एक मास्टर वीडियो के रूप में मैं ऐड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लास्ट टाइम जो क्लास में हुआ था सेकेंड पार्ट में, वो मैं यहाँ तक बता दिया था। ठीक है, ये जो सेगमेंट था लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसके अलावा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये जो सेगमेंट था इसको कंप्लीट कर दिया था। और इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आज आता हूँ पादप जनन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक पुष्प दिखेगा, है ना, और उसका पूरा का पूरा कौन कौन सा पार्ट होता है उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये पूरा का पूरा एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है एक पुष्प का। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, तो ये वाला पार्ट देखिए। अब ध्यान रखिएगा, मेरा जो कर्सर जा रहा है उसको जरूर फोकस करिएगा। ये वाला जो पार्ट है वो मेरा क्या है, वर्तिकाग्र है। ठीक है, वर्तिकाग्र है। इसके नीचे वाला जो डंठल है इसको कहते हैं स्टाइल या वर्तिका। ठीक है, यहाँ पर जो पेटल्स है, जो गुलाब का फूल देखे होंगे उसमें बहुत सारे पेटल्स होते हैं। ठीक है, उसमें इसका भी लोटस का भी देखिएगा तो उसमें भी बहुत सारा पेटल्स होता है। बीच वाला जो सर्कल टाइप में बन रहा स्ट्रक्चर वो अंडाशय है, जिसको ओवेरी कहते हैं। ये नीचे जो पार्ट है वो सेपल है, पेटल और उसके नीचे सेपल। सेपल जो है दोनों तरफ होगा, बीच उसके नीचे जो बना हुआ है ये पुष्पासन है। ठीक है, और इसके बीच में ही ये वाला जो कर्सर पे आप जरूर फोकस करिएगा, पहले बता रहा हूं, ओव्यूल है ये, बीजांड जिसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्तिकाग्र इधर है तो यहां पर एंथर भी होगा। ठीक है, एंथर को कहते हैं परागकोश, ये वाला पार्ट। इसके अलावा फिलामेंट है, ये होल रहता है, खाली पार्ट रहता है, फिलामेंट है। पुंकेसर वाला पार्ट यहाँ है, और बीजांड तो बता दिया। ठीक है, इसके अलावे ये नीचे जो है वो तो डंठल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो ध्यान रखिएगा। स्त्री केसर और पुंकेसर। स्त्री केसर में कार्पेल कहते हैं इंग्लिश में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी स्त्री केसर का, और पुंकेसर का एंथर है और फिलामेंट वाला पार्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा पुष्प का विभिन्न भाग। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पादप जनन क्या होता है, तो पादप जनन पहले समझने की कोशिश करते हैं। पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने जैसे नए संतति को उत्पन्न करते हैं। बेसिकली जनन या प्रजनन का सिंपल डेफिनेशन ये जानिए कि अपने ही जाति को कायम रखने के लिए जो जनन है या प्रजनन है वो अति आवश्यक है। ठीक है, पादप जनन भी दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक पहले बता चुके हैं आप, उसको एक पिछला जो वीडियो है ग्रुप पार्ट 2 वाला, उसको अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको लैंगिक और अलैंगिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। परागकोश है ना, परागकणों के परागकोश, जिसको परागकोश को क्या कहते हैं, एंथर। परागकोश से वर्तिकाग्र यानी एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है, परागन। परागन का इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। अब हम इसको स्पेसिफिक समझाते हैं। देखिए, एंथर जो है ना वो कहां तक चला जा रहा है, स्टिग्मा तक। एंथर जब स्टिग्मा तक जाएगा तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, पॉलिनेशन या परागन। ठीक है, और ये जो है लैंगिक जनन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि दोनों की जरूरत होती है, एंथर का भी और स्टिग्मा का भी, ये दोनों का मिलन होना जरूरी है, तभी पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मतलब पहुंच रहा है वो प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है, और तब ये जनन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस प्रकार के जनन को, जिसमें दोनों की जरूरत होती है, बेसिकली मेल और फीमेल दोनों मिल रहा है ना, तो लैंगिक, और अगर अकेले से ही हो जा रहा है तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिएगा, जहां हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं तक पहुंचिएगा। आगे देखते हैं। उभयलिंगी पुष्प में, ठीक है, पुभंग नाम याद रखिएगा, और जायांग, अब इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए, आर्डेरोसियम और जैनोसियम। ठीक है, अलग अलग समय पर परिपक्व होने की घटना को क्या कहते हैं, पृथक पक्वता। ठीक है, डाइकोमी। डाइकोमी क्या होता है, तो एंड्रोसियम और
जाइनोसियम का अलग अलग समय पर परिपक्व होने की जो घटना है उसको कहते हैं डाइकोगेमी। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप देखिएगा। भ्रूण का जो विकास है वो कहाँ होता है? बेसिकली बीज में होता है, सीड्स में होता है, और यही कारण है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहते हैं। मियोसिस, माइटोसिस आपको सेल डिवीजन वाला पार्ट में एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा, और जो मेंस वाला पार्ट है वहां पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस का एक्सप्लेन करने का ऑप्शन या फिर वहां पे क्वेश्चन आता है तो वहां पे स्पेसिफिक बताऊंगा। यहां मैं यहां जितना है उसी को एक्सप्लेन करके निकल रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भ्रूण का विकास है वो कहाँ हो रहा है? सीड्स में। और पेड़ पौधों में कैसा विभाजन होता है? तो अर्धसूत्री, या इसको कहते हैं मियोसिस। ठीक है, और आगे आते हैं, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। वेजिटेटिव प्रोपैगेशन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पौधों के कायिक भागों, कायिक भाग कौन कौन है? सीड्स, जड़, स्तंभ, पत्ती, इसके द्वारा जो जनन होगा ना, जिसमें लैंगिक अंग क्रियात्मक भाग नहीं होते हैं, उसको कहते हैं कायिक प्रवर्धन। कहने का मतलब सीड से नहीं होकर के जड़ से अगर हो रहा है तो वो वेजिटेटिव प्रोपैगेशन में चला जाएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट मुख्य रूप से देखा जाए तो ये जल्दी से ही एक विशेष जाति को क्या कर देता है? आच्छादित हो जाता है, यानी कि जल्दी से ग्रोथ होता है इसका। ठीक है, और इसका हानि क्या होगा? यह जनन जो है वो जाति श्रृंखला की दूरस्थ वृद्धि में सहायक नहीं होगा, क्योंकि कायिक अंग उतनी दूरी तक वितरित नहीं हो पाते हैं जितने की बीज। जैसे एग्जाम्पल समझिए, अगर कायिक अंग जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा जितना आसानी से हम बीज को ले जा सकते हैं, तो सीड्स कहीं भी हम उसको ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन कायिक अंग जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो कायिक जनन की जो विधियां हैं ना, यहाँ नोट वाला को थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, कायिक जनन की जो विधियां हैं उसमें कौन कौन आती हैं? स्टेम कटिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो हिंदी लिखा है ना वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, स्तंभ कर्तन का आ रहा है। स्टेम कटिंग, दाब लगाना का मतलब होता है लेयरिंग करना, और कलम बांधना का होता है ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये तीनों तरीका, स्टेम कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, ये तीनों जो है वो कायिक जनन का एक विधि है। कायिक जनन बेसिकली क्या होता है? जैसे आम कोई लगाए और आम में क्या कर देते हैं हम लोग? स्टेम कटिंग से नया जो हाई यील्डिंग वाला प्रोडक्ट है या वैरायटी है उसको हम ग्रो करवा लेते हैं, उसको कहते हैं स्टेम कटिंग के द्वारा करना। ठीक है, आप देखेंगे घरों में इस तरह के पद्धति अपना करके जो उच्च कोटि का जो आम है उसको लगाया जाता है। आम के अलावा और दूसरा भी ट्री का प्रोडक्शन ये किया जाता है, नया जो यंग वन है उसको लगाया जाता है। ठीक है, कायिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जनक रूपेण जेनेटिकली क्या होता है? पैतृक के समान होता है, और इसमें कोई भिन्नता या नए गुण नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि इस विधि में किसी पौधे के एक भाग को काटकर उसे कटे हुए भाग से नए पौधे का निर्माण किया जाता है, अतः कायिक जनन विषाणुओं का प्रसार भी करता है, और इस प्रवर्धन को कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, देखिए यहां पर मैं बताने की जो कोशिश किया कि कायिक जनन में कौन कौन सी विधियां आती है, तो स्टेम कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। क्या होता है? एक पहले से ऑलरेडी जो पैतृक है पेड़, उसमें थोड़ा सा कटिंग करके और किसी दूसरे वाला का ले जा करके वहां पर क्या करते हैं? कट करके, और उसके बाद उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और उससे फिर नया सीड्स, ये जब रूट आ जाता है ना तो उसको कहीं दूसरे जगह फिर से हम प्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं। इसी को कहा जाता है कायिक जनन में स्पेसिफिकली स्टेम कटिंग के प्रोसेस को। ठीक है, या कलमी करना भी एक हम लोग जो खोटा भाषा में ना उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, कलमी कर देते हैं। ठीक है, आगे आइए, चमेली के पौधे का जो प्रवर्धन है वो दाब लगाकर, जबकि मौसमी का जो पौधा है ना उसको कलम बंद तकनीक से किया जाता है, और गन्ने का तना काट कर। हाँ, ये सबसे आसान तरीका है जानने का, तना काट करके आप गन्ना का जब ये करिएगा ना, इनिशियल फेज में लगाने टाइम देखिएगा कि उसका पहले से जो कटा हुआ पार्ट होता है ना उसी को हम लोग गाड़ देते हैं, और उससे फिर नया यंग वन निकल जाता है। ठीक है, तो तना काट के द्वारा उसको लगाया जाता है। गन्ना वाला आप गांव में जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होता है ना वहां पर आप इस चीज को देख सकते हैं। अब देखिए 2014 में आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं। देखिए बीच बीच में हम क्वेश्चंस को इसलिए ऐड किए हैं ना ताकि आपको ये पता चले कि कितना रिलेवेंट और इररिलेवेंट चीजों को मैं बता रहा हूं। कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? कायिक प्रवर्धन, ध्यान रखिएगा। तो कायिक प्रवर्धन में क्या है? कायिक प्रवर्धन क्लोनीय
जनसंख्या को उत्पन्न करते हैं, क्लोनिंग वाला। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक होता है। देखिए निष्प्रभावन में हाईलाइट इसलिए किए है ना कि इस टाइप के जो ये किया जाता है हिंदी ट्रांसलेशन इंग्लिश का, वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इतना ही से मैटर गड़बड़ा जाएगा या बन जाएगा। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है, तो इसका कुछ ऑप्शन है उसको आप देखिए, केवल एक और दो, एक और तीन और एक दो तीन। तो इसका आंसर होगा एक और तीन। निष्प्रभावन, कायिक प्रवर्धन जो है विषाणुओं का निष्प्रभावन करने में सहायक है। निष्प्रभावन नहीं होगा, प्रभावन होता है ना, निष्प्रभावन मतलब नहीं और प्रभावन का मतलब होना। तो एक और तीन जो है वो सही है और दो जो है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पूछा था कौन सा कथन सही है, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए पौधों का आर्थिक महत्व क्या है। सूरजमुखी का पौधा तो जानते होंगे, अब इसके बारे में थोड़ा समझिए। किस कुल का ये पौधा है, एस्टरेसी कुल का पौधा है, आवृत्त बीजी पौधा है। सूरजमुखी का जो तेल है वो हृदय रोगियों के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या है, फैट कम है। फैट कम रहेगा तो क्या होगा, आपको जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो पाता है और जो कार्डियक अरेस्ट है उसको आने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए प्रिवेंट करता है। जो लोग हार्ट अटैक जिसको ऑलरेडी आ चुका है ना एक दो बार, तो वो लोग बचता है नॉर्मल तेल खाने से, सूरजमुखी का तेल। ठीक है, सनफ्लावर का जो ऑयल है उसको प्रेफरेंस करता है, उसको प्रेफर करता है, सॉरी। चंदन जो है, कपूर है और लौंग और पीपरमिंट है ना, ये आदि पौधों में वाष्पशील सुगंधित तेल प्राप्त किए जाते हैं। इन सब चीज़ों से चंदन का तेल है ना, कपूर वाला भी है स्पेशल, लौंग का तेल, पीपरमिंट का तेल, वाष्पशील सुगंधित। तो इसका इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ, पहला बता चुका सूरजमुखी का, उसमें दूसरा में कौन कौन से आए ये देखिएगा। आंवला जानते होंगे, आंवला उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसका बाल वाल क्या है थोड़ा सा कम हो रहा है या झड़ रहा है, क्योंकि विटामिन सी है, कोशिश करता है। ठीक है, औषधीय गुणों से युक्त है, विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। कंचन, कृष्णा, बनारसी इसकी क्या है, उन्नत किस्में हैं। देखिए एग्रीकल्चरल वाला पार्ट में भी आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा, विस्तृत विश्लेषण करूंगा, अलग अलग प्रकार के पौधे, कौन सा पार्ट, कौन सा ग्रुप का, समूह का, है ना। अभी जो जो आ रहा है बस मैं उसको खाली बता दे रहा हूँ। एग्रीकल्चरल जब बताऊंगा तो वहाँ पे और एक्सप्लेन करूंगा बढ़िया से। नीम का ये भी इसका अपना इम्पोर्टेंस है, मच्छर हटाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें एजाइडी-रेक्टिन नामक रसायन पाया जाता है, कीटनाशी और कवकनाशी, है ना। फसलों में नीम कोटेड ये यूरिया का नाम सुने होंगे, ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नीम कोटेड यूरिया। आप चेकआउट करिएगा, गूगल करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि नीम कोटेड यूरिया क्या है, तब आपको अच्छा से ज़्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ बता दूंगा तो आप फिर गूगल नहीं करिएगा और उसके बारे में विस्तृत नहीं जानिएगा। ठीक है, फसलों में कीटों की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां, चेचक, दमा आदि बीमारियों की दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे आसपास में भैया लोग रहते हैं, ठीक है, ठंडा के टाइम में ये लोग क्या करता था, दौड़ के आता था और नीम का जो हरा वाला पत्ता होता है ना, एकदम जो नया पत्ता होता है, उसको डायरेक्ट खाता था। ठीक है, और ठीक है वो सही भी है, कहीं ना कहीं उस बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी उससे बढ़ाने का काम करेगा, जो शरीर में जो प्रॉब्लम होगा उसको दूर करने का काम करता है। फिर है जेट्रोफा, इसको कहते हैं रतनजोत, करंज, नाग चंपा, नीम आदि बायोडीजल। ठीक है, बायोडीजल के उत्पादन में इसका यूज किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जेट्रोफा, इसके बारे में आप जानते होंगे, जेट्रोफा के बीज से क्या किया जाता है, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है, जो ऊर्जा के रूप में कार्य करते हैं। यह एक आवृत्त बीजी पादप है जिसके जीवन काल में अन्य नकदी फसलों की अपेक्षा कम जल की आवश्यकता होता है। जेट्रोफा में पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। ठीक है, करंज जेट्रोफा के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, या प्रयोग होता भी है, थोड़ा नोट है उसको मैं बता रहा हूँ। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया था। और पेट्रोक्राप्स में हाइड्रोकार्बन और लिपिड की क्या होती है, प्रचुर मात्रा होती है। आगे देखते हैं, गन्ना और मक्का से व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। बिहार में एथेनॉल का क्या किया गया है, फैक्ट्री एथेनॉल प्रोडक्शन का। ठीक है, और गन्ना और चुकंदर का उपयोग शक्कर बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, चुकंदर किसको कहते हैं आप कमेंट करिए। ठीक है, आगे देखते हैं, चिलगोजा जिसको कहते हैं पाइनस ग्रेडियना पाइन के बीज से प्राप्त होता है और इससे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की इसमें क्या होती है, अधिकता होती है। इसके अलावा समुद्री खरपतवार, ठीक है, समुद्री खरपतवार समुद्र के नितल में स्थित बहुत कोशिकीय शैवाल है और ये
आयोडीन का क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोग बेसिकली सॉल्ट यूज़ करते हैं ना, उसमें आयोडीन होता है। अगर आयोडीन की कमी से एक डिजीज़ होता है, आगे जब डिजीज़ वाला चैप्टर आएगा ना, या आगे जब आ रहा है डिजीज़ वाला, तो वहाँ पर मैं बताऊँगा, ठीक है। कासनी, कासनी को क्या कहते हैं, चिकोरी, एक जंगली हर्बल पौधा है, पौधा से प्राप्त होता है और ये प्राय यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की सड़कों के किनारे उगे हुए पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जिसके बारे में अभी ह्यूमन बींग जो है वो अच्छी तरह से उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है या यूज नहीं करता है, क्योंकि उसके बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है। कद्दू का आटा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। कुट्टू, सॉरी कद्दू नहीं, कुट्टू का आटा, ठीक है। वरुणा सरसों का एक प्रजाति है। सपना मटर की एक प्रजाति है, जबकि कौशल मूंगफली की है। ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाई यील्डिंग में कौन कौन से वैरायटी हैं, जैसे धान का कौन सा, गेहूं का कौन सा हाई यील्डिंग वैरायटी है, ठीक है। क्रिकेट के बल्ले विलो की लकड़ी से बनाया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैलिक्स अल्बा, है ना। और हॉकी का स्टिक, क्रिकेट स्टंप बनाने में सहतूत की लकड़ी, सहतूत का साइंटिफिक नेम मोरस अल्बा। सैलिक्स अल्बा विलो की लकड़ी, क्रिकेट का बल्ला, है ना, और सहतूत मोरस अल्बा, और उससे क्या बनता है, तो क्रिकेट का स्टंप और हॉकी का स्टिक, है ना। आगे देखते हैं। ब्राह्मणी, जल निम्ब भी कहते हैं इसी को, ब्राह्मी को, क्योंकि यह मुख्यतः जलासन भूमि में पाई जाती है। जलासन मतलब जहां ज्यादा जल है। इसका प्रभाव मुख्यतः मस्तिष्क पर पड़ता है। अब आगे आते हैं, देखिए अफीम सुने होंगे, ठीक है। यह फल है, पेपेवर सोमनीफेरम के फल से प्राप्त होता है। हींग जड़ है, पेरुला के जड़ से। रबर तना से, क्या करते हैं, रबर को लिए तना को काट दिया, उससे जो जूसेस निकला दूध के टाइप में व्हाइट कलर का निकलता है ना, उसको यूज करके उसके बाद ये रबर बनाया जाता है। कुनैन, कुनैन के छाल सिंकोना से, और किसके लिए, मलेरिया के लिए, जानते होंगे। चलिए यहाँ से अब क्वेश्चन देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस को इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि अभी ऊपर बताया, आप इसको ऐड ऑन करके और रिलेट कर सकते हैं कि इररिलेवेंट चीज़ें नहीं है, रिलेवेंट है, जो आ रही हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं उसको कोशिश किया हूँ इसमें ऐड करने का। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा जो है वो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर पाया हूँ, अभी भी इसमें देखिए कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि सब कुछ हम एक बार में नहीं दे पाएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप कहीं फंसे ना। मेरा भी प्रयास कंटिन्यू है, आप थोड़ा सपोर्ट करना। देखो दो यहाँ पर सूची बनाया गया है, ए में पौधा है और सूची बी में या दो में उसका उपयोग है। तो यहाँ पर ए और बी सूची को मिलाना है, मैच करा करके बताना है कि किसके साथ कौन जाएगा। तो ब्राह्मणी, ब्राह्मी के साथ कौन जाएगा, तो मस्तिष्क का टॉनिक कहते हैं ब्राह्मी को। फिर है दूसरा बी में है सदाबहार, सदाबहार जो है वो मधुमेह दूर करने वाला है। पुदीना, पुदीना जो है वो किसके लिए है, तो पुदीना का जो पार्ट है वो वातहर है ना। और तुलसी, तुलसी के लिए कौन सा जाएगा, तो देखिए कफोत्सारक, कफ को हटाने वाला, कफोत्सारक तुलसी। हम लोग जब ये काढ़ा बना करके पीते हैं ना, यूपीएससी प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन अब एक है कथन पर वाला, यूपी आरओ में आया हुआ था, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, कथन ए है कुस्कुटा, जिसको कहते हैं इंग्लिश अमरबेल भी, परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। और दूसरा, यह पोषी पौधों की पत्तियों में अपना भोजन प्राप्त करता है। तो इसका स्टेटमेंट है ये कथन ए, और कथन उसका कारण है आर, रीजन। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है वो व्याख्या नहीं करता है। देखिए करता है और नहीं करता है, वो दोनों बात बताया गया है। तो यहाँ जो आंसर है ना, ये सही है और रीजन जो है वो गलत है। मतलब स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन इससे संबंधित जो रीजन है ना वो गलत है। अब इसके बारे में समझिए कि क्या एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सप्लेनेशन को समझने के बाद ऊपर में फिर आएंगे, वहां पर कनेक्ट करके बताएंगे। कुस्फुटा जो है, कुस्कुटा एक परजीवी है जो आवृत बीजी का उदाहरण है। इसमें पत्तियों एवं पर्णहरित का पूर्णतः अभाव होता है। इसका तना स्थान स्थान पर परजीवी मूल का निर्माण करता है। यह जाइलम और फ्लोएम में घुस करके जल और भोजन को ग्रहण करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए जो रीजन दिया गया है, पोषी पौधों की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पत्तियों और पर्णहरित का पूर्णतः अभाव ना बोल दिया, और यहाँ पर क्या है कि रीजन में कि पोषी पौधों की पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए रीजन क्या हो गया, गलत हो गया। पहला वाला सही है,
पर दूसरा वाला रीजन जो है वो गलत है। क्यों गलत हुआ, एक्सप्लेनेशन से हम कनेक्ट कर दिए। देखिए डिजीज वाला पार्ट आ गया। डिजीज, रोग और उपचार, बेसिकली कितने प्रकार के रोग होंगे इसमें वो मैं बता रहा हूँ। टॉपिक क्या क्या आएगा, विषाणु से कौन कौन रोग होते हैं, जीवाणु से, कवक से, परजीवी से, वंशागति रोग और हिंताजन्य रोग, हिंताजन्य और असंक्रामक और अन्य रोग, प्रमुख पादप रोग पेड़ पौधों में भी। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट टॉपिक में रोग और उपचार। दूसरा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, विविध प्रमुख दिवस, दिन और विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियां जो हैं उससे संबंधित और संस्थान से संबंधित चीज़ों को मैं यहाँ आगे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अब विषाणु जनित रोग को समझिए। विषाणु जनित रोग को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव होते हैं, वायरस है, इसको वायरोलॉजी कहते हैं इसके अध्ययन को, और न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, वायरस अकोशिकीय है, अति सूक्ष्म जीव है, इसका अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, देखो बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि वायरस किस चीज से बना होता है, तो प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, ये केवल जीवित कोशिका ही में ही क्या होता है, वंश वृद्धि कर सकते। देखिए जीवित है उसमें जाकर के वायरस जो है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। नोट देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में 3 रोगों जैसे चेचक 1977 में, मिनीवर्म 2000 में और पोलियो 2014 से मुक्त हो किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये पूरा का पूरा कौन देश कब मुक्त हो रहा है उसको ये करता है अलाउ। ठीक है, पोलियो के बारे में सबसे पहले समझिए। पोलियो का जो विषाणु का नाम है वो क्या है, पोलियोमेलाइटिस है ना। पोलियो का जो विषाणु है उसका नाम है पोलियोमेलाइटिस विषाणु, और इसके कारण से होता है। इसमें रोग कारक जीव का संचरण दूषित भोजन और जल के द्वारा होता है। इसमें प्रभावित होने वाला अंग जो है वो कौन सा है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है पोलियो से। देखिए भारत में इस तरह की जो बीमारियां थी बहुत ज़्यादा आम हो गई थी एक समय पे। रीज़न क्या था ना कि यहाँ पे लोगों को शुद्ध पानी का पीने का पानी भी नहीं मिल पाता था, और जो भोजन था ना पॉपुलेशन अधिक होने के कारण से प्रॉपर नहीं मिल पाता था। ठीक है, जिसके कारण से ये जो बीमारी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। हालांकि भारत से पोलियो जो है वो पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, और पोलियो के बारे में क्या जानना है आपको, सबसे बढ़िया कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु से होता है, और दूसरा किसके कारण संचरण होता है, जीव का संचरण, तो दूषित भोजन और जल के द्वारा। और इसमें जो प्रभावित होने वाला अंग है पोलियो से वो है नर्वस सिस्टम, जिसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र। ठीक है, पोलियो विषाणु मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पहुंच करके तंत्रिका उत्तक को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उत्तक का मतलब सेल का मतलब होता है कोशिका, उत्तक का मतलब होता है टिश्यू, उसको नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की पेशियां जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचाने में असक्षम हो जाती हैं। ठीक, असक्षम नहीं अक्षम हो जाती है, और व्यक्ति को पक्षाघात जिसको कहते हैं पैरालिसिस, यानी कि वो पार्ट काम करना ही बंद कर दिया। ठीक है, पैरालिसिस हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारा बॉडी का न्यूरॉन सिस्टम गड़बड़ाएगा ना तो पैरालाइज हो जाएगा बॉडी। ठीक है, पोलियो के टीके की खोज कौन किए थे, जोनास सॉल्क, नाम याद रखेगा, 1952 में। बाद में अल्बर्ट सॉबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन जो माउथ से दिया जाता है, 2 बूंद होता है ना, 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है, विकसित किया गया, जो पोलियो के रोकथाम में सहायक सिद्ध हुआ। देखिए इस पोलियो से हमको याद आ गया, एक्चुअली एक बार ना अप्रॉक्स हम 10th क्लास में थे, मेरा हाइट थोड़ा कम था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ कि पोलियो का वैक्सीनेशन हो रहा था। उसी समय अपने हम नानी घर गए हुए थे, तो वहाँ पर ना बहुत सारा जो आंगनबाड़ी की सेविकाएं होती हैं वो देने के लिए आती थी। तो क्या हुआ कि मेरा हाइट कम देख करके उन लोगों को लगा कि ये बच्चा है 5 साल 6 साल का होगा, हमको भी पिला दिया। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट हमको पोलियो से आज भी याद है कि नानी घर में हमको जब हम अप्रॉक्स 10th या 9th में होंगे उस समय हमको पिलाया गया था। सोचिए कि कितना हम बता रहे थे, उसके बाद भी वो लोग माना नहीं और उसके बाद हमको पिलाया था। ठीक है, ये थोड़ा सा एक इंसिडेंट था। आगे इसमें नोट देखिए, भारत सरकार ने हाल ही में ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाईवैलेंट वैक्सीन का प्रयोग करने का निर्णय ले लिया। पहले ट्राईवैलेंट होता था, अब बाईवैलेंट वैक्सीन का प्रयोग किया जाएगा। इसका कारण क्या है वो देखिए। ट्राईवैलेंट वैक्सीन में 3 प्रकार के पोलियो वायरस टाइप 01, टाइप 02, टाइप 03 से लड़ने की क्षमता थी। चूंकि 1999 के बाद जो है विश्व में कहीं भी टाइप 2 जो है वो अब मिलता नहीं है। टाइप 0.02 का विषाणु नहीं पाया गया, इसलिए अब ये वैक्सीन देना जरूरी नहीं रह गया। तो अब सिर्फ टाइप 01 और टाइप 03 ये ज़्यादा पॉपुलर है, इसीलिए अब क्या है ट्राईवैलेंट की जगह बाई माने 2, ट्राई माने 3, तो बाईवैलेंट वैक्सीन ही प्रयोग किया जाने लग गया है। ठीक है,
समझ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं ज़्यादा फोकस भी कर रहा हूँ, तो आप उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। रीनो वायरस सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है और जुकाम जो होता है एक संक्रामक रोग है जो छींक और वायु के द्वारा माध्यम से फैलता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपको छींक आ रही है ना, तो आप नाक के पास में या तो आप नाक को बंद कर लें, मतलब ढक लें, हाथ से बंद नहीं करें, या तो फिर हैंकी, ठीक है, हैंडकरचीफ आप यूज़ कर सकते हैं, रुमाल, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपाडियने वायरस परिवार का एक सदस्य है और इसके कारण से लीवर में सूजन एवं जलन हो जाती है। तो हेपेटाइटिस से लीवर का कमजोर होना, ठीक है। मस्या कंठमाला रोग एक विषाणुजनित रोग है जिसको गलसुआ भी कहते हैं। गलसुआ पेरोटिड ग्रंथि जो है उसमें क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अब देखिए रेबीज आ गया, रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया या हर्पिस रोग, ये वायरस से होते हैं। रेबीज और हर्पिस रोग वायरस से होते हैं। रेबीज का दूसरा नाम हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया जो है बेसिकली जो जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, जंगली जानवर, लोमड़ी, रैकून, ये सब जब काटेगा ना तो रेबीज होता है ना। रेबीज वायरस उसका बॉडी में चला जाता है और संक्रमित हो जाता है, और संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से क्या हो जाता है, हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिया का मतलब डर, यानी कि वैसा आदमी जिसको पानी से डर लगे, ठीक है। इस जो ये है हाइड्रोफोबिया कहा जाता है उसको, ये बीमारी को, ठीक है, उससे डर लगता है उसको। और इसमें क्या होता है, नाड़ी तंत्र, केंद्रीय नाड़ी तंत्र जो है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। रेबीज याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। हाइड्रोफोबिया याद रखिएगा। मेनिंजाइटिस ये भी इंपॉर्टेंट है, वायरस से होने वाला एक रोग है। इस रोग में मस्तिष्क और मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्लियों में क्या हो जाता है, सूजन हो जाता है, मेनिंजाइटिस। डेंगू का कहानी मैं पार्ट बी में बताया हूँ, ठीक है। डेंगू जो है वो एक संक्रमित रोग है, वायरस से होता है। ज्वर में हड्डियों एवं जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है और हड्डियां तोड़ ज्वर इसी को बोला जाता है। ज्वर का मतलब बुखार होता है, हड्डी तोड़ ज्वर इसी को बोला जाता है। एडिज इजिप्टी या कुलेक्स फेंटिगेंस नामक मच्छर द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है। इस ज्वर में अंतिम रूप से क्या होगा, तो प्लेटलेट्स की जो कणिकाएं हैं ना, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, वो प्रभावित होती है और इसकी मात्रा नीचे गिरने लगती है। कल कहानी मैं इसका बताया हूं, आप सेकेंड पार्ट वाला जो वीडियो है उसमें देखिएगा। डेंगू वाला। पित्त ज्वर को कहते हैं येलो फीवर, है ना। येलो फीवर जो है एक संक्रामक रोग है जो वायरस से होता है और इसका संचार कौन करती है, एजिड इजिप्टी जाति के मच्छरों द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट जापानी इंसेफ्लाइटिस, नाम सुने होंगे क्योंकि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफ्लाइटिस का जो बीमारी है बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया था बच्चों में, ठीक है। रोग का कारण फ्लेविविराइडी कुल का वायरस है और इसमें विषाणु का वाहक क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। कुछ नोट है उसको थोड़ा सा देखिए। एडिज एल्बोपिक्स जिसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। टाइगर मच्छर किसको कहा जाता है, एडिज एल्बोपिक्स को भी टाइगर मच्छर कहा जाता है। इससे पीत ज्वर, डेंगू ज्वर और चिकनगुनिया ये बीमारी जो है वो होती है, यानी कि वाहक है ये, ठीक है। एडिज एल्बोपिक्स, इसको टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। तो टाइगर मच्छर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, नाम पूछ सकता है इसका, ठीक है। अब एड्स देखिए, एड्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। वायरस से होता है ये। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसमें क्या होता है, तो रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है वो समाप्त हो जाता है। रोग से प्रभावित व्यक्ति को फैलता कैसे है, तो असुरक्षित यौन संबंध, दूषित रक्ताधान, माने जब चढ़ाया जा रहा था ब्लड तो इन्फेक्टेड, अगर ब्लड चढ़ा दिया तो हो गया तुम्हारा। संक्रमित मात्रा में अपरा से, है ना, माँ अगर एड्स से इन्फेक्टेड है ना तो प्लासेंटा के माध्यम से बच्चों तक चला जाता है। टैटू बनवाने से बच के रहिएगा, ठीक है, टैटू वैटू मत बनाइएगा। और वैसे भी DSP बनना है ना या फिर IPS बनना है ना, तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए बॉडी में कभी भी टैटू वगैरह मत बनवाइएगा। स्टाइल दिखाने के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट मत कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। एड्स वायरस का अंतिम रूप से T4 लिम्फोसाइट जो है वो क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब मान के चलिए हैंडशेक कर रहे हैं तो उससे एड्स नहीं फैलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक जो असुरक्षित यौन संबंध है वो थोड़ा सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। भारत में भी बहुत चलन हो गया है इस तरह की चीज़ें, ठीक है। हाथ मिलाने से, साथ रहने से, खांसी, छींक, मच्छर और रक्त चूसक कीटों के काटने से इस रोग का संचरण नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा।
देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एचआईवी से, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। पहला क्या है, विश्व में एचआईवी के लगभग 9 प्रकार के उप प्रकार प्रसारित हैं। HIV-1A, HIV-1B, HIV-1C, इस टाइप में। भारत में जो है वो HIV-1C मुख्य रूप से प्रभावी है, ठीक है। अब देखिए एड्स में वायरस जो है RNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एड्स वायरस का नाम सर्वप्रथम HTLV-3 था, जिसकी खोज रॉबर्ट गेलो ने किया था। एड्स वायरस को सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट गेलो ने। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। एड्स वायरस के लिए सबसे ज्यादा आजमाई जाने वाली दवा कौन सी है? जीडोवुडीन। इसका दूसरा नाम क्या है? एजिडोथामिडीन। एजिडोथामिडीन नाम याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है प्रोनाउंसिएशन में, ठीक है। एड्स पहचानने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आता है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? एड्स के लिए। यहाँ पे एब्रिविएशन दिया हुआ है, फुल फॉर्म दिया हुआ है। HIV का ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एलिसा का फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट, याद रखिएगा। HTLV आया था, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, HTLV ऊपर आया हुआ था, देख लीजिएगा। नोट में देखिए कुछ एड्स की पहचान के लिए एक और परीक्षण है, क्या कहते हैं उसको? वेस्टर्न ब्लास्ट। एलिसा के अलावे, एलिसा टेस्ट के अलावे वेस्टर्न ब्लास्ट के माध्यम से भी आप एड्स का पहचान कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में इसका पता नहीं चलता है, एक लंबे समय के बाद जब आपका कोई बीमारी होगा, आप चेक कराइएगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि रेगुलर चेकअप होना बॉडी का बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि जिस तरह के सिचुएशंस आ रहे हैं ना धरती पे, अलग अलग टाइप की बीमारियां, ऐसी बीमारी जिसके बारे में अवेयर नहीं है, तो आपको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए पूरा फुल बॉडी का, और ब्लड का भी उसी तरह से, ठीक है। एंडेमिक किसको कहते हैं? एपिडेमिक कैसे किसे कहते हैं? कोरोना का टाइम पीरियड में आप इस टर्म बहुत ज़्यादा सुने होंगे। एंडेमिक क्या होता है? जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है, तो ऐसी स्थिति में एंडेमिक कहलाती है। और एंडेमिक कब बन जाता है एपिडेमिक? तो जब कोई संक्रमण रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में तेजी से फैलता है, तो उसको कहते हैं एपिडेमिक। लेकिन पेंडेमिक, कोरोना पेंडेमिक था, एपिडेमिक स्थिति का ही संपूर्ण विश्व में विस्तार हो जाएगा तो पेंडेमिक हो जाएगा। तो शुरुआती दौर वाला एंडेमिक, दूसरा स्तर एपिडेमिक, लेकिन जब पूरा विश्व स्तर पर आ जाएगा तो वो हो जाएगा पेंडेमिक, याद रखिएगा। देखिए इम्यूनोलॉजी समझिएगा, एडवर्ड जेनर का नाम याद रखेंगे। स्मॉल पॉक्स के क्या किए थे? वैक्सीन खोजे थे। पॉक्स वायरस होता है इसका कैरी करने वाला। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू का देख लीजिए, H1N1 स्वाइन फ्लू और H5N1 ये है बर्ड फ्लू का वायरस। कहाँ से स्वाइन फ्लू का देखिए ध्यान से कि ये कहाँ से फैलता है स्वाइन फ्लू? तो सूअरों से प्रत्यक्ष संबंध रखने वाले पर फैलने की संभावना अधिक रहती है। जो वेस्टर्न कल्चर है ना, वहाँ पर इन सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, इसीलिए सूअरों से कनेक्ट होने के कारण से ये ज़्यादा फैलता है। इबोला जो है रक्तस्रावी बुखार कहा जाता है। इबोला वायरस जो है वो मोस्टली वेस्टर्न अफ्रीका में ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इस रोग की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1967 में इबोला नदी जो कांगो है वहाँ पर एक गांव में की गई थी, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया? इबोला। इबोला बेसिकली एक नदी का नाम है, और वहाँ पर एक कांगो कंट्री है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका का। वहाँ पर एक नदी है इबोला, वहाँ पर 1967 में सबसे पहले एक गाँव में इबोला वायरस खोजा गया था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया इबोला वायरस, ठीक है। और ये रोग जो है मरीज के संपर्क में आने से भी फैल जाएगा, मतलब कम्युनिकेटिव है, कम्युनिकेट कर जाएगा एक जगह से दूसरे जगह पीपल के साथ कनेक्ट होने से। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अगस्त 2014 से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया है, ठीक है। अब है जीका वायरस, नाम सुने होंगे जीका वायरस के बारे में, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, इसके बारे में विस्तृत विवरण नहीं दिया गया, ठीक है। आगे आते हैं। रानीखेत मुर्गी किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। रानीखेत मुर्गियों में होने वाली एक प्रमुख बीमारी है, ये अत्यंत संक्रामक बीमारी है, बीमारी वायरस से होती है, ध्यान रखिएगा, वायरस से होगा। उसके बाद फुट एंड माउथ रोग मवेशी में होता है, ठीक है, विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग है। खुरपका और मुंहपका रोग भी इसको कहते हैं, खुरपका और मुंहपका, यही फुट एंड माउथ रोग को कहते हैं। लियोफ्लर जो है और फ्रॉस, ये दोनों ने 1897 में जर्मनी में पशुओं के इस रोग का पता लगाया था। तो फुट एंड माउथ रोग या
जिसका दूसरा नाम है खुरपका व मुंह पका रोग, इसको कौन खोजा था? लियोफ्लर और फ्रॉस्ट ने। कब खोजा था? 1897 में। पशुओं का ये रोग होता है, याद रखिएगा। पशुओं से संबंधित और कौन सी बीमारी है? तो एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो जीवाणु द्वारा होता है मवेशी में। काउपॉक्स ये विषाणु द्वारा होता है, जीवाणु से एंथ्रेक्स और काउपॉक्स विषाणु से मवेशी में, और भेड़ों में ब्लैक वाटर। ठीक है, आगे आते हैं। जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहला है हैजा। हैजा का जो कैरी करने वाला बीमारी है उसका नाम है जीवाणु है, उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ, हेडिंग में बनाया हुआ है जीवाणु जनित रोग, यानी ऐसी रोग जो जीवाणु से होने वाले हैं। तो हैजा जो रोग है वो किससे होता है? तो जीवाणु से होता है। नाम क्या है उस जीवाणु का? विब्रियो कॉलेरी। प्लेग का पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस है। कोढ़ का देखिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, यहाँ पे देखिए क्रॉस किया हुआ है, ये कोढ़ का माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और क्षय रोग का है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग का दूसरा नाम है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस से ही कनेक्ट कर लीजिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, थोड़ा सा नाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, इसको आंत्रज्वर भी कहते हैं या हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया का कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरिया का। सुजाक या सुजाक का दूसरा नाम है गोनोरिया रोग। गोनोरिया किससे होता है? निसेरिया गोनोरी, ये जीवाणु है। सिफिलिस, सिफिलिस का जो कैरी करने वाला जीवाणु है वो ट्रेपोनीमा पैलिडम, टेप्रोनीमा पैलिडम के द्वारा ये कैरी किया जाता है। काली खांसी हीमोफिलस परट्यूसिस, काली खांसी का हीमोफिलस परट्यूसिस। टिटनस का क्लस्ट्रिडियम टिटनी, याद रखिएगा। साल्मोनेला बेसिलाई जो नामक जीवाणु का रण, ये भोजन विषाक्तता जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, साल्मोनेला बेसिलाई, याद रखिएगा। ये जीवाणु रॉड के कारण होता है और ये प्रायः संक्रमित जल और भोज्य पदार्थों के माध्यम से फैलता है। ठीक है, बाटुलिज्म रोग ध्यान रखिएगा, जीवाणु से के द्वारा विष के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। डीपीटी का फुल फॉर्म आता है क्वेश्चन में। डीपीटी 3 टर्म आ रहा है ना, डीपीटी, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से टिटनस। ठीक है, इसको हुपिंग कप भी कहा जाता है। डीपीटी का वैक्सीन 3 रोगों से संरक्षण के लिए बच्चों को दिया जाता है। आप जब छोटा बच्चा होता है ना तो आंगनबाड़ी में क्या होता है, उन लोग का एक डोज दिया जाता है, एक कागज़ बनता है, उसमें कौन कौन सा कितना टाइम पीरियड में लगता है वो पूरा डिटेल लिखा रहता है, ताकि हमारे बाद जो ह्यूमन रिसोर्स हो वो क्या हो, सुदृढ़ हो या स्वस्थ हो। इसके लिए सरकार के द्वारा वो फ्री में कराया जाता है। ठीक है, जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियों के उपचार के लिए सल्फा औषधि, जिसको कहते हैं सल्फा ड्रग्स, का प्रयोग किया जाता है। यह संश्लिष्ट दवाओं का एक समूह है जिसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? सल्फोनामाइड, सल्फाडाइजीन और सल्फामेराजाइन और सिबाजल, ठीक है, इत्यादि आते हैं। पहली सल्फा ड्रग्स जो है प्रोंटोसिल की खोज 1932 में हुई थी, याद रखिएगा। आगे आते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऐसी औषधियों का एक समूह है जो जीवाणु जनित रोगों को क्या करता है, प्रभावी होता है उसको मारने के लिए। क्लोरेफेनिकॉल, इसको कहते हैं क्लोरोनाइट्रोमाइसिन। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा है एमिनोसैलिसिक एसिड, एक ऐसी प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि है जो यक्षमा और कुष्ठ दोनों के लिए क्या है, उपयुक्त है, मतलब इसको यूज किया जाता है उसको खत्म करने में। कुछ परीक्षण का नाम याद रखिएगा, ठीक है, रॉबर्ट परीक्षण, विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए, मेंटा टेस्ट तपेदिक, इंजेक्शन में क्यूलिन तरल भर करके मिला दिया जाता है। ठीक है, बीसीजी का टीका किसके लिए दिया जाता है, तो टीबी से बचाव के लिए। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, देखिए बी से बैसिलस, सी से कॉलमेट और जी से ग्यूरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म। बीसीजी का टीका किसके लिए, तो टीबी से बचाव के लिए। टीबी ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये कैरी होता है। जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, अधिकतम 12 माह के अंदर इसको दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कवक जनित रोग। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी। ठीक है, कवक मतलब फंगस। कवक पर्णहरित, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा समूह के जीव हैं जो जड़ तथा पत्ती के इसमें अभाव पाया जाता है, और परजीवी और मृतोपजीवी दोनों होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एफ्लाटॉनिक टॉक्सिन, ये प्रायः फंगस से प्राप्त होता है और ये एक जहरीला पदार्थ है, यकृत कैंसर उत्पन्न करता है, और ये पदार्थ प्रायः एसियजिलस फ्लेक्स आइसलैंडिकम
आदि कवकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, ये यकृत कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये फंगस का के द्वारा ही क्रिएट किया जाता है या बनाया जाता है, फंगस का यूज करके। मानव में एथलीट फुट नाम का रोग जानते होंगे, ट्राइकोफाइटोन व टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। यानी जो एथलीट फुट है ना, वो कवकों से होने वाली बीमारी है। नाम क्या है उस कवक का? तो ट्राइकोफाइटोन और टीनिया। इसमें क्या होगा? तो त्वचा के मुलायम हिस्से को संक्रमित करता है, खास तौर पर अंगुलियों के मध्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्गाटप्तीय नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अनाज में संदूषित करने के कार्य से क्लेविसेप्स परपुरिया नामक विशेष कवक ये क्या करता है? कैरी करता है। ऐसा थोड़ा सा टर्म्स आ रहा है, थोड़ा आप इसको बार बार रिपीट करके वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अर्गाटाप्तिर नामक रोग, ठीक है, त्वचा का प्रदाह जिसको क्या कहते हैं? डर्मेटिस। डर्मेटोलॉजी का नाम सुने होंगे, है ना, वो भी याद रखिएगा। डर्मेटाइटिस, गंजापन, कैंडिडायसिस, जियोट्राइकोसिस आदि रोग जो है वो किससे होता है? कवकों से होता है। बहुत से कवक का नाम सुने होंगे। एक्स छत्रक जिसको कहते हैं एग्रैकस, गुच्छी, मोरकेला, लाइकोपर्डोन इत्यादि भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, किंतु गलतीवश यदि अमानिटा नामक कवक खा लिया जाए तो खाने के वाले को ही क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये क्या होता है? जहरीला होता है। कवक को ऐसे खाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। परजीवी रोग किसको कहते हैं? तो परजीवी से होने वाले बीमारी। ठीक है, परजीवी से होने वाले कौन कौन बीमारी है? पहला है मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है? प्लाज्मोडियम से। एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। ठीक है, वहाँ कौन है? मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट इसका प्राइमरी होस्ट जो है वो मनुष्य होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है वो फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, प्लाज्मोडियम याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम में 4P आ रहा है। कौन कौन? पी ओवेल, पी वाइवेक्स, पी मेलेरी, पी फेल्सीफेरम। तो भारत में जो ना पी वाइवेक्स 60 से 65% मामला इसी का आता है भारत में, पी वाइवेक्स का। और पी फेल्सीफेरम का जो मामला है ना 30 से 35% मात्रा था, मतलब वाइवेक्स वाला ज़्यादा। ठीक है, प्लाज्मोडियम का ये वाला ग्रुप जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है भारत वाला रीजन में। देखिए, सर रोनाल्ड रॉस का नाम सुनेंगे। इन्हीं ने सबसे पहले मलेरिया रोग के प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है इसके बारे में बताया था। और ये वाहक का कार्य भी मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा करती है, ये भी बताए थे। इनके खोज के लिए 1902 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, देखिए मलेरिया का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है ना वो कहाँ पे होता है? आरबीसी पे और प्लीहा पे। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आरबीसी और प्लीहा, स्प्लीन। मच्छरों का संहार और उससे बचाव हेतु क्या किया जाता है? डीडीटी, है ना, इसका छिड़काव किया जाता है। पायरीथ्रम, नेफ्ता, कपूर आदि का भी प्रयोग किया जाता है। जलाशयों में मच्छरों के लार्वा को खाने वाले प्राणी गैम्बुशिया, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आता है अक्सर। गैम्बुशिया एक मछली है, अंडा को खा जाती है। बतख को भी छोड़ देंगे ना पानी में तो क्या करेगा? सारा अंडा को बर्बाद कर देगा, जिससे कि मच्छर का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। पानी जिस क्षेत्र में ज़्यादा जमा रहता है ना वहाँ पे मच्छर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जब पानी जहाँ जमा रहे ना बरसात के समय में तो वहाँ पे आप किरासन का तेल, ठीक है, जिसको मिट्टी तेल भी कहा जाता है ना, पता नहीं आप लोग के एरिया में क्या कहा जाता है। प्राचीन काल से मलेरिया के उपचार के लिए सिंकोना, है ना, ये पेड़ याद रखिएगा। सिंकोना अक्सर सवाल पूछता है, याद रखिएगा इसको। सिंकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त कुनैन उस औषधि का प्रयोग किया जाता है। कुनैन से मिलती जुलती कृत्रिम औषधियाँ भी आजकल बहुत प्रचलित हो गई। कौन कौन? एटिब्रिन, मेलुब्रिन, रैसोचिन, क्लोरोक्विन कोरोना टाइम में बहुत फेमस हो गया था ये। डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी में बहुत बहस चल रहा था इस पर, है ना, धमकाया गया था डोनाल्ड ट्रंप को के द्वारा भारत को। डेराप्रीम, कामाक्विन, ये सब याद रखिएगा, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट है कुनैन से ही। सिंकोना के नामक जो वृक्ष है उसके छल से प्राप्त होता है। कालाजार का नाम सुनेंगे, इसका दूसरा नाम क्या है? लिस्मेनियासिस। ये रोग जो है लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण से होता है। इस रोग का जो वाहक है वो कौन है? सैंड फ्लाई, जिसको कहते हैं बालू मक्खी भी। निद्रा रोग, ठीक है, सीसी मक्खी का नाम सुने होंगे। निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी है, उसके द्वारा ये कैरी किया जाता है। और इसको कैरी करने वाला वाहक जो है वो सीसी मक्खी है, या खटमल भी निद्रा रोग का। इसलिए देखने का कि सीसी मक्खी काट लिया तो वो आदमी कुछ बहुत ज़्यादा सोता है ना, कुंभकर्ण के जैसा बोलता है घर में लोग, कुंभकर्ण बन गया है क्या रे।
इस रोग से ग्रसित रोगी को दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है और जमाई लेता है, गेजिंग करते रहता है ना। गेजिंग करना का मतलब होता है वो जो मुंह हमेशा खोलते नहीं रहता है, जमाई ले रहा है, उसी को कहते हैं ऊँघना, है ना। ऊँघना नहीं समझ में आया तो आप करिए गेजिंग। आगे देखते हैं, असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देश में कौन सा रोग होता है? तो सिस्टोसोमा रुग्णता, सिस्टोसोमा रुग्णता नामक संचारी रोग है। संचारी मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है। दो टाइप का डिजीज होते हैं, एक कम्युनिकेबल, एक नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब अगर हम आपके पास गए और छींक दिए, खांस दिए या थूक दिए उस एरिया में तो वहां पर फैलने का संभावना है, इसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। माने किसी से कांटेक्ट के द्वारा जो डिजीज कैरी होगा ना उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए जैसे कोरोना एक कम्युनिकेबल डिजीज था, हमको जब कोरोना हुआ था तो कैसे हुआ था, इसका कहानी बहुत ही यूनिक है। हमारे एक फ्रेंड हैं विकास, आप लोगों को जो पढ़ा रहे विकास सर, उनको तबीयत खराब हुआ था। तबीयत खराब हुआ था तो हमको बोले कि तबीयत खराब हुआ तो मैं जूस लेकर के, एप्पल लेकर के और कुछ दवाइयाँ थी नॉर्मल, पैरासीटामोल और कालपोल वगैरह लेकर के जाके दे दिया और उनके यहाँ जा करके मैं बैठ गया। पिछले करीब 2-4 दिनों से वो बीमार थे, हमको लगा नॉर्मल फीवर होगा, लेकिन सडनली क्या हो गया था, वो कोरोना था। अब उनसे मेरा सिर्फ कांटेक्ट उतना ही हुआ था कि दिए थे, उनका बेड पे बैठे थे, 2 मिनट रुके थे और उसके बाद तुरंत भागे थे वहाँ से। हम पे क्या हो गया था, हमारे साथ उनका कम्युनिकेशन हो गया था, मतलब हमको मिल गया था और उनके बाद हमको क्या हो गया था, कोरोना। तो उन्हीं से हुआ था, उसके बाद दोबारा हमको नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो ये मत ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ कम्युनिकेबल डिजीज कैसे कम्युनिकेट करता है। जैसे किसी को स्मॉल पॉक्स और ये होता है ना, तो वहाँ पर बोला जाता है कि आप उस एरिया में या उसके साथ आप कम्युनिकेट ना करें, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर जाता है, आप तक पहुँच जाएगा। उसका टॉवेल यूज़ कर लिए, उसका बेड में जाके बैठ गए, तो उस तरह से वो कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेबल डिजीज उसी को कहते हैं, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल जो जैसे नॉर्मल HIV है तो नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। इस तरह की बीमारियों को नॉन कम्युनिकेबल बीमारी कहते हैं। आगे देखिए, कैसियोलाइसिस रोग के कारण भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि के जिगर में बड़ी बड़ी पीत नालियों में पाया जाने वाला चपटा यकृत कृमि फैसियोला है। याद रखिएगा इसके बारे में, नाम याद रखिएगा। एक रोग है जो भेड़, बकरी, सुअर के जिगर में पीत नालियों में वो क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। नाम क्या है, फैसियोलासिस रोग। आगे देखते हैं, ऐसा रोग आ रहा है ना भाई कि हमको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। देखो, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है, प्रभावित करता है। टीनिया सोलियम फीता कृमि के कारण से ये रोग होता है। कहाँ प्रभावित करेगा, तंत्रिका तंत्र में। सुअर का मांस खाने से या फीता कृमि के अंडों से संक्रमित जल पीने से ऐसा बीमारी होगा। थोड़ा सा नोट है, आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। सिस्टोसोमा फेसियोला, टीनिया और प्लैटीहेल्मिन्थीज संघ के अंतर्गत आता है। ये कौन, सब के सब जो बताएं, सिस्टोसोमा, फेसियोला और टीनिया, ठीक है। देखिए संघ जो है ना वो मेंस वाला पार्ट में है, तो उस समय जब बताएंगे तो सारा संघ को एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे डीप नहीं जा रहा हूँ। देखिए, संघ निमोटोडा का लगभग 50 प्रजातियाँ मानव शरीर में पाई जाती हैं तथा शरीर को हानि पहुँचाती हैं। याद रखिएगा, शरीर को हानि भी पहुँचाती है। कौन, संघ निमोटोडा वाला। आगे देखते हैं, फाइलेरिया। फाइलेरिया में क्या होता है, हाथी पाँव इसी को कहा जाता है। स्लीपद या हाथी पाँव, बेसिकली क्या होता है ना, पैर जो है ना हाथी के जैसा फूल जाता है। फिल पाँव भी इसी को कहा जाता है। शरीर में वुचरेरिया ब्रैंकफटाई नामक गोल कृमि, जिसको निमोटोड के संक्रमण के द्वारा ये होता है। ये कृमि मनुष्य को लिम्फ ग्रंथियां में पहुंच करके संक्रमित कर देता है और इसे फैलाने वाला जो वाहक है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर। देखिए, फाइलेरिया जो बीमारी है फीमेल क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है। ये काट लेगी ना तो फाइलेरिया हो जाएगा, फीमेल क्यूलेक्स मच्छर। बच्चों में प्रायः जो है एस्केरिस के संक्रमण से एस्केरिएसिस नामक रोग होता है। एस्केरिस के संक्रमण से एस्केरिएसिस नामक रोग होता है, जिससे बच्चा पोषण ठीक तरह से नहीं होता है और शारीरिक और मानसिक तौर पे वो क्या हो जाता है, अक्षम हो जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। IAS प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन कौन है। तो इंपॉर्टेंट है, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका सिस्टोसोमा रुग्णता, ठीक है। ये असुरक्षित पेयजल है
और स्वच्छता, तो देखिए एड्स और मलेरिया ये सब, तो एड्स कम से कम तो नहीं होगा, तो यहाँ से एक कट गया, एलिमिनेट हो गया। तीव्र ज्वर, कैंसर, ये तो भी नहीं होगा, तो ये भी कट गया। ठीक है, मलेरिया हो रहा है, इसमें कोई नहीं ऑप्शन है, तो ये मलेरिया, तीव्रप्राहिका और सिस्टोसोमा रुग्णता, ये तीनों ऐसी बीमारियां हैं जो बेसिकली पेयजल और स्वच्छता के अभाव में इन सब बीमारियों का ज़्यादा संचरण होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्या मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है? तो ऑब्वियसली होता है, तो ये नहीं होगा। दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती, पानी रहेगा तो ऑब्वियस है, मार्सी लैंड हो जाएगा दलदली क्षेत्र। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है, तो ऑब्वियस है, ये सत्य नहीं पूछा है ना। या परोजीवी कीट जिसको कहते हैं पैरासाइटिक इंसेक्ट्स द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, तो ये सच नहीं है। बाकी तीनों ऊपर वाला क्या है? सही है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। हो सकता है अभी मैं जो बोला वो बाउंस कर गया होगा आपको, अभी मैं जो बोला एक बार बैक करिएगा, फिर से समझिएगा। वंशागति रोग देखिए क्या होता है। एक अपने मम्मी पापा से जब हमको प्राप्त होगा ना, उसको कहते हैं वंशगति रोग। तो देखिए कौन कौन से रोग जो है वंशगति रोग है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। रंजकहीनता, एल्बिनिज्म कहते हैं इसको। ठीक है, एल्केप्टोन्यूरिया, फेनिलकीटोन्यूरिया। ठीक है, RH तत्वादी वंशागति रोग, मनुष्य में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जीन मतलब जेनेटिकली जो व्यतिक्रम है ना, उसमें ऊपर नीचे होने के कारण से होता है। डाउन सिंड्रोम नाम याद रखिएगा, टर्नर सिंड्रोम याद रखिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम याद रखिएगा। ये गुणसूत्र की संख्या में जब त्रुटि होगा ना, तो ये सब बीमारियां होती है। अब याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी में 32 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन वाला सेगमेंट बताएंगे ना, तो वहाँ पे आपको इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है, 32 जोड़े यानी टोटल 32 दूनी कितना होता है? 64, 64। ठीक है, उतना टोटल होता है। फेनिलकीटोन्यूरिया एक प्रकार का वंशागति रोग है, मतलब एक मम्मी पापा से बच्चों तक पहुंचता है। इससे प्रभावित व्यक्ति के शरीर में फेलिन एलेनिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम की कमी से होता है। हो जाने से रुधिर में फेनिल एलेनिन की वृद्धि हो जाती है। तंत्रिका तंत्र और उत्तक में फेनिल एलेनिन के जमाव से बच्चों में अल्प बुद्धिता या मानसिक जड़ता, थोड़ा सा बच्चा कमजोर हो जाता है इस बीमारी में। ठीक है, और ये भी एक कैसा है? वंशागति, मतलब मदर और फादर से पहुंच जाएगा कहाँ तक? बच्चों तक। एल्केप्टोन्यूरिया एक वंशागति रोग है, इसमें होमोजेनेटिक अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता है तथा रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में इसका उत्सर्जन होने के लगता है। जोड़ों में इसके जमाव से कौन सा रोग होता है? ये गठिया रोग होता है। ठीक है, रक्त रंजकहीनता, इसको एल्बिनिज्म कहते हैं, एक वंशगति रोग है। शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होता है। देखिएगा कुछ कुछ का बॉडी लोग जो होता है ना, पूरा व्हाइट दिखेगा, है ना, कोई कलर ही नहीं रहेगा, तो वो मेलेनिन पिगमेंट नहीं होने के कारण से वो रंजकहीनता हो जाता है, अल्बिनिज्म होता है। मेलेनिन के उत्पादन में शामिल कौन सा एंजाइम है? टायरोसिनेज के अभाव या दोष के कारण से त्वचा, बाल और आंख में रंग का अभाव हो जाता है। त्वचा ब्लैक ना होकर के वो ब्राउन हो गया। मेलेनिन पर बैगनी विकिरण से रक्षा करने में भी मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रंजकहीनता अल्बिनिज्म वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ठीक से। आगे देखते हैं पेशी दुष्पोषण। पेशी दुष्पोषण जो है एक्स गुणसूत्र में संलग्न एक आनुवांशिक रोग है जो इस एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न में से उत्पन्न होता है। ये भी क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। इसको कहते हैं पेशी दुष्पोषण। ठीक है, इसमें कुछ नोट्स थोड़ा देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट नोट है? मनुष्य में लैंगिक लक्षणों के जीन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्रों में होते हैं, जानते होंगे। कुछ लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दैहिक, ठीक है, लैंगिक के अलावे दैहिक को कहते हैं सोमैटिक। सोमैटिक लक्षणों के जीन्स भी लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित हो सकते हैं, जिसे लिंग सहलग्नता गुण कहते हैं। लिंग सहलग्नता जो है वो इंपॉर्टेंट थिंग है और ये मेंस में भी आएगा, तो वहां पर इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली क्या होता है? लैंगिक जनन के साथ साथ दैहिक जनन में लैंगिक लक्षणों के साथ साथ दैहिक लक्षणों के जीन्स भी गुणसूत्रों पर उपस्थित हो जाता है, जिसके कारण से ये बीमारी लिंग सहलग्नता गुण कहा जाता है इसको, बीमारी नहीं। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया आनुवांशिक लिंग संलग्न रोग है। इसमें क्या होगा? रोगी में चोट पर काफी समय तक, लगभग आधा घंटा या 24 घंटा तक रुधिर में कुछ प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है और लगातार बहता रहता है।
ज़्यादातर ये देखा गया है कि हीमोफीलिया जो पुरुषों में होता है और स्त्रियां जो होती हैं इसका क्या करती हैं, कैरियर होती हैं, वाहक होती हैं। बेसिकली अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रोग है यह, ठीक है। इसको शाही रोग भी कहा जाता है, पता है क्यों? क्योंकि प्रारंभ में महारानी विक्टोरिया इसको प्रारंभ हुआ था, ऐसा माना जाता है। तो रॉयल डिजीज़ है ये हीमोफीलिया, हालांकि खतरनाक है भाई। हीमोफीलिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस है। देखिए हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, चोट लगने के बाद खून लगातार बहते रहता है। और थैलेसीमिया में क्या होगा, ये भी एक अनुवांशिक है, लेकिन आनुवंशिकता के तौर पर एक जन्मजात रोग है। इसमें क्या होता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। इससे शरीर में रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाती है, मतलब रुधिर कम हो जाता है, जिससे क्या होगा कि मतलब ब्लड नहीं बन पाता है ना प्रॉपर, जिसके कारण से टाइम टू टाइम थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड देना पड़ता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, ये भी आनुवंशिक है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र, हम बोले ना टोटल 23 जोड़ी में 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र हैं 2 के बजाय 3 होते हैं, और 3 समजात गुणसूत्रों के ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। इस सिंड्रोम का व्यक्ति को सिर गोल, गर्दन मोटी, मुख खुला हुआ, आंखें तिरछी होती है, और इससे जो प्रभावित होगा ना वो नपुंसक हो जाएगा। और इसे मंगोली जड़ता भी कहते हैं, इसको डाउन सिंड्रोम बीमारी को मंगोली जड़ता। अब डाउन सिंड्रोम के बाद एक है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में जो 23वां जोड़ी है ना गुणसूत्र का, वो केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात इसमें मोनोसोमिक हो जाता है। 44 प्लस 1 कितना हुआ, 45 होना चाहिए था, कितना 46, लेकिन नहीं हो पाया। टर्नर सिंड्रोम के कारण से स्त्रियां क्या हो जाती है, नपुंसक हो जाते हैं। और ऊपर में जो बताएं डाउन सिंड्रोम के कारण से पुरुष जो है वो नपुंसक हो जाते हैं। अब एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीनों सिंड्रोम को ठीक से समझिएगा। इसमें क्या होगा कि लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं, ठीक है। और ये लिंग गुणसूत्र के ट्राइसोमिक मतलब 44 प्लस एक्स और इसके साथ वाई भी कनेक्ट हो जाता है। इससे प्रभावित पुरुष भी क्या हो जाता है, नपुंसक हो जाता है। अब आइए आगे, कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं वर्णांधता, ठीक है। कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन में सामान्य महिला है XX और वर्णांध पुरुष। देखिए C जो है ना ये एक्स्ट्रा, XY तो नॉर्मल पुरुष का होता है, लेकिन C वर्णांध हो गया। तो जब वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला के केस में होगा तो XX क्या होता है, महिला, तो महिला में चला जाएगा। XX ये भी है महिला, इसमें भी चला जाएगा। लेकिन XY और XY यहाँ पर है ना पुरुष, ये इसमें नहीं आया। कंक्लूजन क्या हुआ कि जब वर्णांध पुरुष है और सामान्य महिला है तो इससे क्या होगा कि सभी पुत्रियां वाहक तथा सभी पुत्र सामान्य होंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को शादी ब्याह का टाइम है तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर थोड़ा सा फोकस करिएगा, नहीं तो पता चला ना कि इस टाइप के डिजीज़ वाले लोग आपके फैमिली में आ गए, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस वाला। और कलर ब्लाइंडनेस जो रहेंगे ना तो उसको डिफेंस में जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जो कड़वी सच्चाई है मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, हालांकि इसको आप ज़्यादा जटिल वे में मत लीजिए, ठीक है। पहला वाला समझ गए कि जब वर्णांध पुरुष है और सामान्य महिला है तो उस केस में सभी पुत्री जो है वो वाहक हो जाएंगी और पुत्र जो है वो सामान्य होंगे। लेकिन दूसरा केस समझिए, जब महिला जो है वो वाहक है, क्योंकि यहाँ महिला वाहक आ गई ना, पुत्रियां वाहक, यही बन के यहाँ महिला वाहक। कंडीशन दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है, तो जब महिला वाहक हो और विवाह जो है सामान्य, इसमें कहीं ना C लगा है ना, XY वाला में कहीं नहीं लगा, तो ऐसे केस में क्या होगा ना कि देखिए 2 XX और XY, इसमें आ गया CC और XX और XY, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि 50% वर्णांध और 50% सामान्य। पुत्र के केस में भी अगर पुत्रियां भी हुई तो 50% वर्णांध और मतलब वाहक और 50% सामान्य होंगे। तो जब महिला वाहक हो और पुरुष सामान्य है तो 50-50 का चांस बनता है कि अगर पुत्र है तो 50% चांस है कि वर्णांध होगा या 50% चांस है कि जनरल या सामान्य हो जाएगा। पुत्रियां के केस में भी सेम है। और तीसरा जो कंडीशन होता है कि जब महिला वाहक है, ठीक है, महिला वाहक है और पुरुष जो है वो क्या वर्णांध है इस बार, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में पुत्र जो है वो 50% वर्णांध और 50% सामान्य, या पुत्रियां जो होगी वो 50% वर्णांध होंगी या 50% वाहक की तरह कार्य करेंगी। ये तीसरा कंडीशन है। और चौथा कंडीशन देखिए, ये क्वेश्चन मेंस में भी आएगा, ध्यान रखिएगा, वहाँ भी मैं इसको इसी तरह इसी फिगर से इसी डायग्राम से समझाऊंगा, पर वहाँ पर रिटेन लिखना होगा तो वहाँ पर मैं लिख के समझाऊंगा। वर्णांध महिला है ना और विवाह सामान्य पुरुष से होता है तो उस केस में सभी पुत्र वर्णांध हो जाएंगे,
क्योंकि महिला ही वर्णांध है, उस केस में सभी पुत्र जो है वो वर्णांध हो जाएंगे और सभी पुत्रियां वाहक हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं बबल बेबी रोग, नाम सुने होंगे, थोड़ा सा ये यूनिक लग रहा होगा, है ना। बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवांशिक रोग है। इसे SCID का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु जो है उसका प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता है, मतलब उसमें जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो फेल हो जाता है, यानी काम ही नहीं करता है। तो बाह्य वातावरण में जो भी हानिकारक रोगाणु है वो बच्चा को क्या कर देगा? तुरंत इन्फेक्ट कर देगा। जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले से में उसका उपचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि SCID को लिम्फोसाइटोसिस भी कहते हैं। बबल बेबी बीमारी है, कैसा? आनुवांशिक। इसका दूसरा नाम क्या है? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। और इससे जो रोगी होगा उसको उसका बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय ही उसका प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो बच्चा है उसको प्लास्टिक के, जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। अन्य रोग है और उसका कारण कौन कौन सा है, वो थोड़ा सा हिंताजन्य रोग है ना, उसको देखते हैं। एनीमिया किसकी कमी से? लोह की कमी से। हेमोग्लोबिन वाला सीन है, ब्लड से संबंधित है। मेरेस्मस प्रोटीन के, क्वासियोरकर प्रोटीन के अल्पता अभाव में होगा। मेरेस्मस, क्वासियोरकर अल्पता, मतलब कम अगर प्रोटीन लिए ना तो क्वासियोरकर हो जाएगा, लेकिन अगर पूरी तरह से खत्म हो गया, यूज ही नहीं किया, आपको प्रोटीन नहीं मिला, तो आपको मेरेस्मस होगा। मुर्गियों में रिकेट्स किसके कारण से होता है? विटामिन डी की कमी के कारण से। ठीक है, मवेशी का मैड काउ रोग प्रोयांस नामक प्रोटीन के कारण से होता है। ठीक है, एक और रोग याद रखिएगा, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस जो है फेफड़े से संबंधित रोग है। बेसिकली सिलिकोसिस कनेक्ट हुआ है सिलिका से, धूल के कणे से क्या होता है ना, जब वो फेफड़ा तक पहुंच जाता है तो उससे जो बीमारी होगी उसको कहते हैं सिलिकोसिस। नेक्स्ट है हमारा वोतोत्माद या हिस्टीरिया। ये उन महिलाओं में होता है जो कि जवान या अविवाहित होती हैं, माने यंग जो है फीमेल, उसके लिए एक तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग है। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग संभवतः समाप्त हो जाता है। हिस्टीरिया रोग है ना, यानी शादी से पहले रहेगा, शादी के बाद नहीं, शादी के बाद स्वतः समाप्त होगा, इसको कहते हैं हिस्टीरिया रोग। ठीक है, आगे है बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा एक भोजन संबंधी विकार है। इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है उसको बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन में वृद्धि से बचने के लिए मल त्याग और अन्य माध्यम से ग्रहण किए गए भोजन को त्यागने के लिए प्रयासरत रहता है। इसको कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। हमारे भी दोस्त कुछ कुछ हैं ऐसे जो इस तरह के बीमारी से हो सकता है ग्रसित होंगे, ऐसी बोलेंगे उनको कि आप बुलिमिया नर्वोसा का आप चेकअप कराओ, शायद इस तरह की चीज़ें हों। एल्जाइमर देखिए, ठीक है, एल्जाइमर होना चाहिए, एल्माइजर नहीं, एल्जाइमर। इस प्रकार का प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। ठीक है, एल्जाइमर से स्मरण क्षमता उसका छीन हो जाता है। इस बीमारी से जर्मन मनोचिकित्सक डॉक्टर ए स्लोइस अल्जाइमर ने पहचाना था। नेक्स्ट है हमारा बीमारी एनोस्मिया या अर्घानता। मनुष्य में सूंघने की शक्ति जो है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, एनोशिया। नेक्स्ट है ल्यूकोडर्म, एक त्वचा से संबंधित बीमारी है। ल्यूको का मतलब त्वचा से संबंधित, ध्यान रखिएगा, त्वचा का रोग है, त्वचा में सफ़ेद दाग पड़ जाता है। ठीक है, ल्यूकोसिन इसके इलाज हेतु विकसित एक हर्बल औषधि है। और हल्द्वानी जो उत्तराखंड में DRDO का एक प्रयोगशाला है, रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान DIBER, इसको क्या किया है? निकाला है, खोजा है या विकसित किया है ल्यूकोसिन। ठीक है, ल्यूकोडर्मा के लिए। आगे आइए, स्लीपेनिया ऐसा नाम है ना रोग का, पता नहीं, एक निद्रा संबंधी विकार है। ठीक है, इससे व्यक्ति को जो हो जाता है ना तो खूब खर्राटा लेता है। हाँ, हमारे कुछ दोस्त हैं उन लोग खर्राटा बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्लीप एपनिया जो बीमारी है वो निद्रा संबंधी है और इससे जो प्रभावित होगा वो व्यक्ति क्या होगा? बहुत ज़्यादा खर्राटा लेगा, पूरा रात सोने के बाद भी थकान महसूस करता है, ऐसा जो बीमारी है। अबिंदुकता, इसको कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एक रोग जो है वो ध्यान रखिएगा, आँख में यानी दृश्यता में कमी आ जाती है, वह ऊपर नीचे दाएं बाएं की वस्तुओं को सही से नहीं देख पाता है
इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करता है अभिमुखता के लिए, ठीक है, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, है ना, ये याद रखिएगा। जब वहाँ पर आएंगे ना, आइज़ पढ़ाना पड़ेगा, वहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आइज़ में जो बीमारी होती है उससे। मोतियाबिंद रोग आँख में लेंस के अपारदर्शी हो जाने के कारण से मोतियाबिंद हो जाता है। कैंसर में क्या होगा कि कोशिकाओं का शरीर एक अंग से दूसरे निकटवर्ती अंग में पहुंचना, ठीक है, मेटास्टेसिस कहलाता है। कहने का मतलब ना, बिना मतलब का जो जरूरत का भी चीज़ नहीं थी वो हमारा बॉडी में जब ग्रो होने लगता है ना, तो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। भगवान करे कभी भी ऐसा रोग जो है किसी को भी ना हो। हमारे जान पहचान के 1-2 हैं जिनको हुआ और वो अब दुनिया में नहीं है। जहाँ भी होंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ठीक है। ये थोड़ा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है कि इस केस में आदमी बचाया जा सके। हालांकि बीमारी तो इस तरह का है कि मुश्किल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है। कुछ लोग बचे भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली वाला संभलता है, वो एटलीस्ट प्रॉब्लम आ जाता है और वो चल बसता है। ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम SRC के रूप में इसका विकसित किया गया था या उसके रूप में जाना गया था। ल्यूकेमिया, नंबर ऑफ WBC इंक्रीज कर रहा है ना। इसके इलाज के लिए क्या है, याद रखिएगा P32, ठीक है, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60, याद रखिएगा दोनों का नाम। ये कैंसर वाला जो सीन है ना, उसके लिए है कैंसर का। अब यहाँ पर उपचार कौन किया था? ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। तो कैंसर के लिए उत्तरदायी जीन का नाम क्या है? ऑन्कोजीन। और इसके सबसे पहला पहचान जो है SRC के रूप में की गई थी। ल्यूकेमिया, नंबर ऑफ जो WBC है, वाइट ब्लड कॉर्पेकल्स, वो इंक्रीज करेगा और इसके इलाज के लिए प्रायः फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, या गामा रेज यहाँ पे क्या किया जाता है, लाया जाता है, यूज़ किया जाता है। ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74, गोल्ड 198 कैंसर उपचार के लिए भी है। और विभिन्न प्रकार के कैंसर, रक्त एवं गुर्दा मुख्यतः के उपचार के लिए इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग किया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कैंसर, रक्त, गुर्दा मुख्यतः उपचार के लिए इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग। ऊपर वाला में कौन सा इंपॉर्टेंट था? ट्यूमर के लिए आर्सेनिक 74 और गोल्ड 198 का कैंसर के उपचार में। और यहाँ से एक ये याद रखिएगा P32 और कार्बन 60, ठीक है, कार्बन नहीं था, कोबाल्ट 60 होना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ, CO होगा। और गामा रेज, यहाँ पे थोड़ा सा आप सुधार कर सकते हैं, कार्बन ही कोबाल्ट 60 होगा, ठीक है। आगे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो इम्फाइसेमा एक प्रकार का क्रॉनिक प्रतिरोधी फुस्फुसीय रोग है जिसको कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरीज डिजीज, जिससे मनुष्य का जो फेफड़ा है वो क्या होता है, प्रभावित होता है। सिरोसिस, अधिक मात्रा में जब सेवन करेगा मदिरा का तो उससे ये बीमारी होगा, लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विद्युत मस्तिष्क लेख, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG। इसके लिए मस्तिष्क के विभिन्न बीमारियों जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क TB इत्यादि को जाना जा सकता है। इसकी खोज कौन किया था? हंस बर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इटाई रोग, कैडमियम द्वारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से, और मिनीमाता रोग पारा से। मिनीमाता एक जगह है, ठीक है, कहाँ? जापान में सम्मेलन भी हुआ है, ठीक है, इससे भी संबंधित चीज़ें याद रखिएगा। पारा के कारण से होता है, इटाई कैडमियम के कारण से होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण से होता है। अस्पताल के हृदय विभाग में कैथ लैब होती है, कैथ लैब, ठीक है। चिकित्सकों के द्वारा इस लैब का प्रयोग कैरोनरी धमनी रोग के पहचान और उसके उपचार के लिए किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा आप यहाँ देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पॉलिश किया हुआ चावल जहाँ पर लोग ज़्यादा खाता है तो वहाँ कौन सा बीमारी होगा? बेरी, विटामिन B, ठीक है। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। MRI से पूरा शरीर के भीतर का जो अंग होता है ना उसका भीतर का जो अंग है उसका विस्तृत तस्वीर लिया जाता है। BMD का फुल फॉर्म क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी। ऑस्टियोपोरोसिस के पहचानने के लिए हड्डी रोग, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डी रोग से संबंधित है और बोन मिनरल डेंसिटी BMD पहचानने के लिए इसका यूज किया जाता है। बीटा ब्लॉकर हृदय घात से बचने के लिए एक औषधि है। बीटा ब्लॉकर दिल
दिल का दौरा पड़ने से पहले घंटे के जो चिकित्सीय भाषा है उसको गोल्डन आवर कहते हैं। भाई उस समय उसको बचा सकते हो तो बचा लो, वो केस को गोल्डन आवर कहा जाता है। ठीक है। सेरिब्रल पॉल्सी, यह एक मस्तिष्क संबंधी विकार है। इसमें बीमारी में मुख्यतः क्या होगा, गर्भधारण, बच्चे के जन्म के समय और 3 वर्ष के बाद बच्चे में ये बीमारी होती है, सेरेब्रल पॉल्सी। ठीक है। ओरल सबक्यूकस फाइब्रोसिस, ये तंबाकू युक्त गुटखा खाने से यह बीमारी मुंह के अंदर होती है। ठीक है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। क्या है क्वेश्चन वो समझिए। यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्लोरोमाइसेटिन कौन नहीं है, तो ये तो है टाइफाइड नाइसी है, क्रिस्टल वॉयलेट प्रतिरोधी है, क्विनिन मलेरिया रोधी है, क्विनिन नाम पहले सुने हैं, एस्पिरिन निश्चेतक, ये जो है वो सही नहीं है। एस्पिरिन जो है बेसिकली दर्द निवारक दवा है। ठीक है। निश्चेतक में क्लोरोफॉर्म वगैरह यूज़ किया जाता है। अरे वो निश्चेतक का मतलब होता है बेहोशी का दवाई। जैसे किसी को आप ये कर रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, तो उस समय आप क्या करना होगा, आप नहीं मतलब डॉक्टर करता है तो उसमें क्लोरोफॉर्म दिया जाता है ताकि वो बेहोश पड़ा रहे, उसको दर्द ज़्यादा नहीं हो। आगे एक कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो स्वास्थ्य रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह क्या होती है, तो यहाँ पे पाँव से ली गई सिरा, अग्रहस्त से ली गई धमनी, छाती के वक्ष स्थान से ली गई धमनी। क्या होता है, 2015 आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ठीक से समझिएगा। क्या है एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाने की कोशिश किया गया है। जब कोई हृदय धमनी अवरुद्ध हो जाती है तो शल्य क्रिया द्वारा शरीर के किसी अन्य भाग से नस को काट करके और उसे हृदय की धमनी से में अवरुद्ध हुए स्थान के समानांतर जोड़कर हृदय में निर्बाध रक्त प्रवाह हेतु वैकल्पिक रक्त का पथ यानी बाईपास सर्जरी किया जाता है। ठीक है। और इस शल्य क्रिया तकनीक में इसी को बाईपास सर्जरी कहा जाता है। और इसमें प्रायः क्या किया जाता है ना कि छाती के अंदर से मेमोरी धमनी, ठीक है, अंदर से मेमोरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस वेन निकाल करके हृदय की धमनी से जोड़ दिया जाता है। तो कौन कौन, मेमोरी धमनी और रेडियल धमनी या सेफनस वेन। तो यहाँ बेसिक समझने की ये कोशिश करिएगा कि जब बाईपास सर्जरी होता है ना, तो बाईपास सर्जरी होता है तो उसमें कहाँ का यूज़ किया जाता है, ये क्या कहते हैं, रक्तवाहिका। तो रक्तवाहिका कहाँ से यूज किया जाता है, तो छाती के अंदर से मेमोरी धमनी, हाथ से रेडियल धमनी और पैर से सेफनस वेन निकाल करके हृदय धमनी में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइफाइट्स नामक रोग किस भाग को प्रभावित करता है, तो गुर्दा। ठीक है। ब्राइटस जो है, ब्राइटस रोग, इसमें यूरेमिया इसी को कहा जाता है। ब्राइटस रोग को में कौन सा भाग इन्फेक्टेड होगा, तो गुर्दा है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, यूरेमिया। शरीर में गुर्दे को प्रभावित करता है। वृक्क की कार्यकी गड़बड़ हो जाएगी जिसके परिणाम स्वरूप रुधिर में यूरिया की मात्रा जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। छान नहीं पा रहा है हमारा गुर्दा तो क्या करेगा, ऑब्वियस है ब्लड में मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फुसफुस धुलमियता। ठीक है। न्यूमोनोमाइसिस से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो कोयला खदान में काम करते हैं, यानी कि कोयला खदान में कार्यरत जो श्रमिक है उसको इस रोग से सबसे ज़्यादा पीड़ित होने का संभावना रहता है और फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, इससे सांस लेने में तकलीफ होगी। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है, इसमें किसके कारण थे, यूरिक अम्ल बताए जो हैं। ठीक है। अब देखिए प्रमुख पादप रोग और उसकी कमी से होने वाले कौन कौन रोग हैं। तो जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, खैरा रोग। जेडेन का मतलब जिंक, बी से बोरॉन, सी से कॉपर, एमओ से मोलिब्डेनम। यहाँ पर अब आगे आइए, जेडेन जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है, खैरा रोग। जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली रोग। जिंक की कमी से लिटिल लिफ रोग। बी4 बोरॉन जो है उसकी कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है। बी से बोरॉन की कमी से चुकंदर का हार्ट रॉट रोग हो जाता है। बोरॉन की कमी से सेब में आंतरिक काग रोग हो जाता है। सीयू का मतलब कॉपर की कमी से नींबू में डायबैक रोग हो जाता है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है। और एमओ मतलब मोलिब्डेनम की कमी से पत्ता गोभी में व्हिटपटेल रोग हो जाता है। ठीक है। आगे आते हैं, पौधों में होने वाले प्रमुख जीवाणु जनित रोग। आलू में सैथिल रोग जो है वो जीवाणु के कारण से, बंद गोभी में काला गलन, क्रॉन गाल रोग, नींबू का कैंकर रोग। ठीक है। यह है जीवाणु से। अब आगे आते हैं कवक से होने वाली जो रोग है वो कौन कौन है वो देखिए। तो
पौधों में कवक से जनित रोग जो है गेहूं का काला कीट, गेहूं का स्लड फंड जिसको स्मट रोग भी कहते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। आलू की अंगेती अंगमारी, अंगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी दोनों याद रखिएगा, ये अंगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी आलू का है। आलू का वाट रोग भी आलू से संबंधित है। मूंगफली का टिक्का रोग मूंगफली से, और गन्ने का लाल गलन है ना, रेड रॉट कहते हैं उसको, और धान का भूरी पूर्ण चित्ती ये भी हमारा कवक से होता है, ठीक है। और अरहर की म्लानी रोग भी कवक से होता है। भिंडी का जो पीतवर्ण सीरा रोग विषाणुजन्य रोग है, और सफेद मक्खी इस विषाणु की क्या है, वाहक है। अब आगे देखते हैं फाइटोपैथोलॉजी। फाइटो का मतलब पादप और पैथोस का मतलब रोग, और लॉजी का मतलब होता है विज्ञान या अध्ययन, यानी पादप रोग के विज्ञान को या पादप रोग के जो अध्ययन है उसको या क्या कहा जाता है, तो फाइटोपैथोलॉजी, ठीक है। जनरली फाइटोपैथोलॉजी पादप रोग के विज्ञान के अध्ययन को या विज्ञान को कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन रोग होगा। पॉडरी मिल्ड्यू रोग जिसको कहते हैं बुकनी रोग, अगर हिंदी ना समझ में आए ना तो आप पॉडरी मिल्ड्यू याद रखिएगा। इससे प्रभावित जो पौधा है उसकी पत्तियों में सफेद चूर्ण सा जम जाता है, और ये रोग जो है कवक की कई प्रजातियों के द्वारा होता है। बेसिकली गेहूं, मटर, प्याज इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है, ठीक है। पायरिला रोग जो है एक छोटा सा पतंगा है जो गन्ने की पत्तियों एवं तने का रस चूसता है, और कीट गन्ने के लिए अत्यंत हानिकारक हो जाता है, ठीक है। फिर है हमारा सफेद कीट रोग, किससे संबंधित है, सरसों एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। इस रोग में पौधे के तने, पत्ती का पुष्पक्रम गहरे सफेद रंग के चकते पड़ जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, ये जो रोग है ब्रोसिकेसी कुल के अधिकांश पौधों जैसे सरसों इसमें भी शामिल है, उसका उपचार के लिए कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऊपर अभी बताया ना सरसों सफेद कीट वाला रोग उसका। अब करनाल बंट रोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करनाल बंट रोग एक फफूंद जनित रोग है, और ये गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। इसका जो टेल्सा इंडिका नामक फफूंद से होता है, ठीक है। आगे आते हैं गेहूं का अर्गट रोग, ये और विस्तृत हम बताएंगे जितना रोग है उसमें एग्रीकल्चर वाला पार्ट में, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दे रहा हूँ। गेहूं का अर्गट रोग जो है कवक से होने वाला बीमारी है, यह रोग बाजरे को भी प्रभावित कर देगा। नेक्स्ट हमारा है टुंगरो, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाला धान का एक रोग है। यह रोग जो है आरटीएसवी और आरटीबीवी नामक विषाणु से फैलता है। अब आरटीएसवी का फुल फॉर्म क्या होता है, राइस टिंगरो स्फेरिकल वायरस, और आरटीबीवी का राइस टिंगरो और बैसिलोफोरम वायरस, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो देखिए गेरोई गेहूं में पाए जाने वाला एक रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है। झूठ कंड जिसको फॉल्स स्मट कहते हैं, ठीक है, जौ में पाए जाने वाला रोग है। और खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। कौन इसमें सही है, तो ए, बी और डी। ए गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला एक रोग है। फिर है बी अगैती झुलसा आलू, ये बता चुके हैं, अगैती झुलता, पछैती झुलसा। और जो डी है खैरा धान में पाया जाने वाला एक रोग है। जो सी है ना वो क्या है, गलत है। झूठ कंड जो है फॉल्स मट जौ में पाए जाने वाला रोग नहीं है। फॉल्स मट जो है वो धान में पाए जाने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो वैन मोजेक। येलो वैन मोजेक बीमारी गंभीर बीमारी किससे, तो भिंडी की है। इसमें क्या होगा येलो वैन मोजेक में, तो पीत वर्ण सीरा इसी बीमारी को कहा जाता है। नेक्स्ट है पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है, जेपीसी में आया हुआ 2016 में। पौधे में व्हाइट बर्ड रोग जो है वो जिंक की कमी से होता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर वाला जब बताएंगे तो वहां पे और एक्सप्लेन करेंगे। जिंक की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती है, ठीक है, पौधे बोनने रह जाते हैं जिससे लिटिल लीफ रोग कहते हैं। यदि इन पौधों में नई पत्तियों के शीर्ष लगभग सफेद से हो जाते हैं तो इसको व्हाइट बड या सफेद कली रोग भी कहते हैं। और ये जो रोग है व्हाइट बड रोग या व्हाइट कली रोग वो मक्का में सर्वाधिक होता है। अब कुछ स्पेशल चिकित्सीय उपकरण कौन कौन है, स्टेथोस्कोप से हृदय गति या हृदय स्पंदन की दर को मेजर किया जाता है। पेसमेकर से क्या किया जाएगा, हृदय गति कम हो जाने या अधिक हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए पेसमेकर। स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तदाब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए। सीटी स्कैन का कहाँ यूज करेंगे, तो संपूर्ण शरीर में विकृति का पता लगाने के लिए जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। सी से कंप्यूटेड और टी से टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो हृदय संबंधी विकृति का पता लगाने के लिए। और ईईजी
ठीक है, मस्तिष्क की विकृति को। और ऑटो एनालाइजर क्या होता है? ऑटो एनालाइजर का जो है यो यूज किया जाता है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल और अन्य जांच के लिए। और एमआरआई पूरा शरीर को जो पूरा शरीर या अंगों का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है उसको भी देख लेते हैं। तपेदिक दिवस, विश्व तपेदिक दिवस कब? 24 मार्च को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, है ना। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जनवरी का अंतिम रविवार में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी दिया हुआ है सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लिखा हूँ। अब कुछ विभिन्न क्रांतियां देखिए। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। कहाँ हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन? नॉर्मन बोरलॉग का नाम रखिएगा याद, स्वामीनाथन का नाम याद रखिएगा भारत में। और कौन कौन सा क्षेत्र में था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, वहाँ पर हरित क्रांति हुई थी। बेसिकली हाई यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स है उसका यूज़ किया गया था, फर्टिलाइजर यूज़ किया गया था, इरिगेशन सिस्टम यूज़ किया गया था और इससे प्रोडक्शन हाई करवा दिया गया था। इसी को हरित क्रांति कहते हैं। दुग्ध क्रांति, दुग्ध के उत्पादन से, अमूल का वही है। वर्गीज कुरियन नाम याद रखिएगा, श्वेत क्रांति के पितामह। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति ये मत्स्यन है ना। गुलाबी क्रांति झींगा। काली क्रांति पेट्रोलियम से। रजत क्रांति अंडा या पोल्ट्री उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध है मांस और टमाटर से। गोल क्रांति का जो संबंध है वो आलू उत्पादन से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कुछ संस्थान देखिए जो क्वेश्चन अक्सर आते हैं, मैं उसी को लिया हूं दोस्त। इसके अलावा जो अनवांटेड था उसको मैं यहाँ पे फोकस नहीं किया हूं, ठीक है। आलू शोध संस्थान कहाँ है? शिमला में। चावल शोध संस्थान, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CRDI ये लखनऊ में है। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर? इज्जतनगर बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। वन आनुवांशिक तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। बिरबल साहनी वनस्पति विज्ञान कहाँ पे है? लखनऊ में। बिरबल साहनी वाला लखनऊ में। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? मानेसर हरियाणा में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र हैदराबाद जो तेलंगाना रीजन पड़ता है वहाँ है। और राष्ट्रीय पौध जीनोम अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का मतलब है, इसका उद्देश्य है बेसिकली ये टीकाकरण से संबंधित है। 2020 तक 7 टीकाकरण संबंधी रोगों से बच्चों को मुक्त दिलाना। कौन कौन 7 हुए? कौन कौन? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी और जापानी इंसेफ्लाइटिस। ठीक है, इंसेफ्लाइटिस बीमारी से बचाव के लिए कौन सा चलाया गया था? मिशन इंद्रधनुष 2020 टारगेट लिया गया था। हालांकि अभी भी चल रहा है मिशन इंद्रधनुष 2। EOG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो ऑक्यूलो, आंख से संबंधित है ये। रेटिना में विश्राम दक्षता मापन की तकनीक है। और EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मांसपेशियों की जांच संबंधी। ठीक है, फिर है टेट्राप्लेनेजिया। ये क्या है? इसका तात्पर्य दोनों हाथों और दोनों पैरों के पक्षाघात से है। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भधारण के लिए -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। खतरनाक है थोड़ा यार। गाय की सबसे उच्च दुग्ध उत्पादन वाली प्रजाति हॉल्स्टीन है, ये नीदरलैंड में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आज का फाइनल जो है वो बायोलॉजी वाला सेगमेंट कंप्लीट होता है दोस्तों। अभी फिलहाल मैं इसको अलग अलग पार्ट में बांट करके दिया हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लेकिन इसका एक कंबाइन करके मास्टर वीडियो कंप्लीट दे दूंगा। ठीक है, ताकि करीब वही 5 घंटा या 6 घंटा के आसपास में होगा। आप एक बार इसको ज़रूर विजिट करें और बढ़िया से इसको कंप्लीट देखते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा बाहर जाने की संभावना है। हालांकि मैं इसमें और कोशिश करूंगा कि इनसे और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस निकल सकते हैं मैं निकाल के फिर से इसको आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। और जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थोड़ा सा आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को करके। बाकी मैं अपना जो द बेस्ट है वो मैं करता रहूँगा। मैं हर बार बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि आपका कमेंट वेलकम रहेगा। आप ज़रूर हमको सजेस्ट करें कि आपको किस टाइप के वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, मैं उस पर ज़रूर काम करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।